हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 के लिए क्लास चलाई जा रही है और यहाँ पर आपके लिए इतिहास विषय एमपी हिस्ट्री क्लास आपके लिए चल रही है यूनिट 1 की। एमपी हिस्ट्री यूनिट 1 की क्लास चल रही है। यहाँ पर आपके लिए 7 से 8 लेक्चर मिल चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक होने वाला है, आज विशेष टॉपिक आपका है। टॉपिक क्या है आपका? गुप्तोत्तर काल, जहाँ पर हम लोग राष्ट्रकूट वंश, पुष्पवती वंश, चालुक्य वंश, मैत्रक वंश इत्यादि इत्यादि वंशों की बात करेंगे। क्या? इत्यादि इत्यादि वंशों की हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है ना? तो आज का टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा टफ टॉपिक है बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन फैक्ट से आते हैं, कोई अदर फैक्ट से नहीं आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अभी विशेष में जो एमपी में एपी का एग्जाम हुआ था, एमपी में अदर एग्जाम हुए थे, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं बट कुछ अलग क्वेश्चन फंसे। तो हम कोशिश करेंगे उन फैक्ट को भी कवर कर सकें जो यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? आज का थंबनेल कैसा लगा आपको? शानदार लगा कि नहीं लगा है? कुछ चेंज किया, एआई का यूज किया प्रॉपर तरीके से आज, ठीक है ना? एआई है तो काम की, बट एआई का यूज मैं पीपीटी में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मैंने पीपीटी बनाने की प्रयास किया था बट मेरा मन नहीं हुआ था कि मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊँ। क्यों? क्यों? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पेपर 1 आपके लिए नया है। पेपर 1 क्या आपके लिए नया है? और जब कोई नया विषय आपके पास है ना, तो वो चीज़ आपके पास नोट्स होने चाहिए। क्यों? बुक्स तो मार्केट में है, फैक्ट आते ही हैं, तो बुक्स तो मार्केट में वैसे ही भर के रखे हैं, बराबर ना? लेकिन बुक्स के अलावा जब तक आपको नोट्स नहीं होंगे ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको मज़ा नहीं आएगा। और आपने पिछली क्लासेस की होगी, नोट्स शेयर किए होंगे। मैंने हमेशा आपसे एक ही कमांड की है कि जब भी आप क्लास कर रहे हो, लाइक कमेंट शेयर करो करो या ना करो, लेकिन आप लोग मुझे नोट्स ज़रूर शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्लास कर रहे हो। और 1-2 बच्चे तो ऐसे जो इंग्लिश के नोट्स शेयर कर रहे हैं मुझे, मतलब इंग्लिश मीडियम में क्लास करते हैं वो लोग, हिंदी मीडियम क्लास करते हैं और इंग्लिश में लिख के नोट्स शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी तक मेरे पास 4 बच्चे कंटिन्यू हो चुके हैं, 4 बच्चे मेरे को नोट्स शेयर कर रहे हैं। अब देखने वाले कितने भी हो, जब तक आपके नोट्स नहीं होंगे ना, जब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। जब तक आपके नोट्स नहीं होंगे, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो कोशिश करें आप लोग नोट्स शेयर करते रहें, ठीक है ना? अब आपकी आज से क्लास की संख्या भी बढ़ जाएगी। आपको अभी 6 बजे मॉर्निंग में क्लास मिल रही थी बट मैं आपसे बोलूँगा आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको दिन में 2 से 3 क्लास आपको मिल जाएँगी। दिन में 2 से 3 क्लास आपको मिल जाएँगी। चलेगी एक ही सब्जेक्ट पर, 2 सब्जेक्ट पर नहीं चलेगी। एक क्लास तो आपको 6 बजे मिलेगी जो भी रेगुलर रहेगी। लेकिन उसके अलावा प्लेलिस्ट चेक करते चलना, जिससे आपको शाम तक सोने के पहले वो प्लेलिस्ट चेक करना कितनी क्लास अपडेट हुई है, क्योंकि आज से 1 से 2 क्लास आपकी बढ़ जाएँगी, ठीक है ना? चलो, तो शुरुआत करें आपके लिए हम लोग। बातें तो मैंने कर ली हैं, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना, 6वीं शताब्दी जब गुप्त काल का पतन होता है, तो उसके बाद एमपी के विभिन्न क्षेत्रों में आपको बहुत सारे अलग-अलग वंश दिखेंगे। जैसे आपको इंडिया में वंश दिखते हैं, वैसे आपको एमपी में वंश दिखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, राष्ट्रकूट वंश मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको पुष्यभूति या वर्धन वंश मिल जाएगा। क्या? पुष्यभूति या वर्धन वंश आपको मिल जाएगा। चालुक्य वंश आपको मिलेगा। चालुक्य में आपकी जो वातापी की शाखा है, वातापी के चालुक्य होते हैं, बादामी के चालुक्य होते हैं। जो वातापी के चालुक्य वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो मिल जाएँगे आपके लिए। आपको मैत्रक वंश इसमें मिलेगा आपको देखने के लिए, इस टाइम पीरियड में। आपको यहाँ पे मौखरी वंश भी मिलेगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ आपको शैल वंश भी मिलेगा, जो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से ऐसे फैक्ट हैं जो आप कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, सिर्फ एमपी की हिस्ट्री में पढ़ते हो और वो फैक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? इस बात को याद रखना। जैसे मैं शुरुआत करूँगा मौखरी वंश से, शुरुआत करूँगा यहाँ पे मौखरी वंश से। आप हेडिंग डालेंगे मौखरी वंश, हाँ? मौखरी वंश। पता है क्लास का तरीका क्या है? क्लास में आपको टू द पॉइंट नोट्स लिखवाए जाते हैं, टॉपिक समझाया जाता है। जहाँ पे कहानी की ज़रूरत होती है, कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब मौखरी की बात करते हैं, तो मौखरी वंश की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? गुप्त साम्राज्य की बात सुनना। गुप्त साम्राज्य था, उसके पतन के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एमपी की बात नहीं है, कहाँ की बात है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको कन्नौज क्षेत्र में आपको मौखरी वंश देखने को मिलेगा। कहाँ बेटा? कन्नौज क्षेत्र में आपको मौखरी वंश दिखेगा। कन्नौज का अन्य नाम ये लोग इस समय पे क्या था? कान्या कुब्ज भी लिखते हैं। कान्य क्या? कान्य कुब्ज नाम भी आपको मिलता है कन्नौज का। इस बात को आपको याद रखना है। तो बात मैंने क्या की? गुप्त काल के पतन के बाद पश्चिमी यूपी में कन्नौज क्षेत्र में आपको मौखरी वंश देखने को मिलता है। आप इस सेंटेंस को सीधे लिख सकते हो कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात वेस्टर्न यूपी में
कान्यकुब्ज क्षेत्र में मौखरी वंश की उत्पत्ति होती है, स्थापना होती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा इस तरीके से मैंने बनाया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। क्या रखना, मौखरी वंश के संस्थापक की बात की जाए कि संस्थापक कौन था, तो संस्थापक क्या रखना आपको, संस्थापक इसमें आपको हरि वर्मा मिलेंगे। कौन मिलेंगे आपको, संस्थापक आपको हरि वर्मा मिलेंगे, ठीक है ना। संस्थापक कौन, हरि वर्मा। यदि बात करूं एमपी के या अन्य अन्य वंश को, अन्य व्यक्ति कौन से, अन्य शासक का नाम लिखना, हरि वर्मा के बाद आदित्य वर्मा। इसमें अन्य प्रमुख शासक आदित्य वर्मा मिल जाएंगे आपको, साथ ही ईश्वर वर्मा मिल जाएंगे आपको, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, सर्व वर्मा, ये आपको प्रमुख अन्य शासक मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, एमपी में किस क्षेत्र से संबंधित था, एमपी का क्षेत्र कौन सा से संबंधित है, तो एमपी में आपको रखना है पूर्वी निमाड़ है आपका असीरगढ़ का क्षेत्र, पूर्वी निमाड़ असीरगढ़ बुरहानपुर का क्षेत्र आपका जो है वो मौखरी वंश से संबंधित रहा है, ठीक है ना, असीरगढ़ बुरहानपुर, ठीक है ना, वो आपका मौखरी वंश से संबंधित रहा है, ठीक है ना। एक और यहाँ पे प्रमुख शासक गृह वर्मा, आपको गृह वर्मा भी मिलेंगे शासक में, गृह वर्मा, ठीक है ना। तो एमपी का क्षेत्र जो पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र आपका असीरगढ़ बुरहानपुर, वो क्षेत्र आपका किससे संबंधित रहा है, मौखरी वंश से संबंधित रहा है। यहाँ से आपको, यहाँ से आपको बुरहानपुर असीगढ़ से आपको क्या, जो आपके सर्व वर्मा है, मौखरी वंश के शासक सर्व वर्मा है, उनका एक आपको क्या मिलता है, ताम्र लेख मिलता है, ताम्र मोहर लेख मिलता है, ताम्र मोहर लेख मिलता है। कहाँ से बेटा, असीरगढ़ से, गढ़ से। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपका रखना है कि मौखरी वंश के जो शासक गृह वर्मा थे, जो मौखरी वंश के शासक गृह वर्मा थे, इनकी शादी किससे हुई थी, इनका विवाह आप पढ़ेंगे वर्धन वंश, कौन सा वंश, वर्धन वंश, वर्धन वंश की कन्या राजश्री से हुई थी, जो किसकी बहन थी, हर्षवर्धन की बहन थी, हर्षवर्धन की बहन थी। अभी हम लोग वर्धन वंश पढ़ेंगे, आप देखो ऊपर लिखवाया मैंने एक वंश, वर्धन वंश। जब आप इसको पढ़ेंगे पुष्पवती वंश वर्धन वंश को, तो वहां पे आपको हर्षवर्धन की कहानी मिलेगी, ठीक है ना। ये आपको राजश्री की कहानी बहुत फेमस रहेगी, यहाँ पे गृह वर्मा की कहानी फेमस रहेगी, चालुक्य नरेश की, राष्ट्रकूट नरेश, यहाँ पे आपस में जुड़ते जाते हैं लोग, ठीक है ना। त्रिकूट बनता है, संघर्ष होता है आपस में, याद रखना, ठीक है ना। तो गृह वर्मा का विवाह वर्धन वंश की कन्या राजश्री से हुआ था, जो कि कौन थी आपकी, हर्षवर्धन की बहन थी। इस बात को आपको याद रखना है। इस वंश में और कोई चीज महत्वपूर्ण आपको नहीं मिलेगी। दूसरा देखते हैं हम लोग छोटा सा मैत्रक वंश, क्या देखते हैं, छोटा सा देखो मैत्रक वंश। नेक्स्ट आप डालो हेडिंग मैत्रक वंश, मैत्रक डायनेस्टी। मैत्रक वंश की बात करते हैं। मैत्रक वंश किस क्षेत्र में है, हमको एमपी की मालवा क्षेत्र में। अच्छा, मैत्रक मूलतः किस क्षेत्र के, गुजरात वंश का है, मूलतः कहाँ का है, गुजरात के हैं। संस्थापक कौन है, संस्थापक भट्टारक महोदय मिलेंगे आपको, कौन, भट्टारक महोदय मिलेंगे। इस वंश में एक शासक हुआ है आपका शिलादित्य, राजा शिलादित्य, राजा शिलादित्य। इन्होंने याद रखना मालवा तक अधिकार किया हुआ है, मालवा तक अधिकार किया हुआ है। अच्छा, इन छोटे छोटे वंशों से प्रश्न कैसे आते हैं, इन छोटे छोटे वंशों से प्रश्न आते हैं, आपको लिख दिया जाएगा नाम कि राजा शिलादित्य किस वंश से संबंधित हैं, क्या, राजा शिलादित्य किस वंश से संबंधित हैं, या निम्नलिखित वंश के संस्थापक कौन है, बस यहीं तक प्रश्न आते हैं, इससे अधिक नहीं पहुंचते हैं, यहीं तक प्रश्न आते हैं, इससे अधिक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना। ठीक, राजा शिलादित्य का कहाँ पर मालवा तक अधिकार था, इसकी जानकारी कौन देता है, इसकी जानकारी जो हर्ष के समय पर चीनी यात्री आता है ह्वेनसांग, कौन, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है, ह्वेनसांग, उसने राजा शिलादित्य को, उसने क्या, राजा शिलादित्य को मालवा का अधिपति कहा है, राजा शिलादित्य को मालवा का अधिपति कहा है। इस बात से जानकारी मिलती है कि मैत्रक वंश के शासक शिलादित्य का साम्राज्य विस्तार एमपी के मालवा क्षेत्र तक था। एमपी का मालवा क्षेत्र कहाँ पे बेटा, इस क्षेत्र में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में आपका इनका विस्तार था। इस बात को आपको याद रखना है। क्या आते हैं हम लोग कहाँ पे, सेल वंश पे, एक छोटा सा वंश सेल वंश, छोटी सी डायनेस्टी आपकी सेल वंश, सेल वंश पर आते हैं तो याद रखना। वर्तमान में बात कर रहे हैं तो कहाँ पे मिलेगा आपको,
महाकौशल क्षेत्र में। कहाँ पे बेटा? महाकौशल क्षेत्र में। यदि संस्थापक की बात करें तो श्रीवर्धन। क्या नाम बेटा? श्रीवर्धन इसके संस्थापक रहे हैं। कौन? श्रीवर्धन संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? याद रखना, एक आपसे ताम्रपत्र पूछा जाता है, राघौली ताम्रपत्र। अच्छा, आपको यहाँ पे याद है जब गुप्त काल पढ़ा था हमने, एक सूपिया अभिलेख पढ़ा था, सूपिया अभिलेख, जहां पर क्या थी? गुप्त काल की वंशावली मिल रही थी। क्या? गुप्त काल की वंशावली आपको मिलती थी। ऐसी आपको यहाँ पे राघौली ताम्र अभिलेख, ताम्र पत्र लेख पूछ सकता है कि राघौली ताम्रपत्र लेख किस वंश से संबंधित है? तो यार हमें शैल वंश से संबंधित है। इसमें क्या मिलता है? इसमें शैल वंश की वंशावली मिलती है, शैल वंश की वंशावली। एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि राघौली ताम्रपत्र किस जिले से मिलता है? किस जिले में मिलता है? तो यार हमने कहा बेटा, बालाघाट में। कहां से प्राप्त हुआ है बेटा? बालाघाट से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बालाघाट से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। और यहीं पे जो श्रीवर्धन आपके संस्थापक थे, श्रीवर्धन का एक पुत्र था जो आगे जाकर गद्दी पर बैठता है, श्रीवर्धन का पुत्र, उसका नाम क्या है बेटा? पत्तुवर्धन। एक क्वेश्चन आपसे एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि वो कौन सा शैलवंशी शासक है जिसने गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी? जिसने क्या? गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखना, शैलवंशीय शासक पत्तुवर्धन ने गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? विजय प्राप्त की थी, इस बात को आपको पृथ्वीवर्धन ने किस पर? गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना? अभी आपको गुर्जर प्रतिहार दिखेंगे, ठीक है ना? आपको अभी जब हम लोग राजपूत काल पढ़ेंगे एमपी में, तो गुर्जर प्रतिहार दिखेंगे, कलचुरी दिखेंगे, चंदेल दिखेंगे, मालवा के परमार दिखेंगे, आपको चंबल क्षेत्र में कछवाहा दिखेंगे, दतिया क्षेत्र में, बराबर ना? इस प्रकार से छोटा एक वंश था, शैल वंश समाप्त होता है आपका। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वंश बचे आपके गुप्त काल में, पुष्पभूति वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते बेटा वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश से। इससे वर्धन वंश हेडिंग डालो, वर्धन वंश, जिसको हम लोग क्या? पुष्पभूति वंश ही बोलते हैं। पुष्य नहीं, ये पुष्य है, पुष्पभूति डायनेस्टी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। बात करें तो छठी शताब्दी की बात है। कब की बात है बेटा? छठवीं शताब्दी की बात है। हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में। कहां पे? हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश की स्थापना किसने? नरवर्धन ने। किसने बेटा? नरवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की, ठीक है ना? नरवर्धन ने की स्थापना की। हरियाणा से लेकर इसकी राजधानी, दूसरी राजधानी कहाँ पे? कन्नौज में आपको राजधानी मिलेगी। थाने से शुरुआत हुई थी और आगे जाके कन्नौज इनकी राजधानी बनते यूपी में, ठीक है ना? तो हरियाणा से लेकर कन्नौज यूपी तक इनका विस्तार था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? इस बात को आपको याद रखना है। बात करूं प्रमुख शासकों की कि प्रमुख शासक कौन कौन था वर्धन वंश का, तो प्रमुख शासक में आपको मिलेंगे बेटा राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, और आदित्य वर्धन। और कौन आपको मिलेंगे? आदित्य वर्धन। ये आपके इस काल के प्रमुख शासक हो जाएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व हो जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ पे जो प्रभाकर वर्धन है भाई साहब, इनके दो पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। याद रखना, इनके नाम इसलिए महत्वपूर्ण, अभी कहानी आपको समझ में आएगी। इनके दो पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? राजश्री। यह वही राजश्री है जिनका विवाह मौखी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। और दो पुत्र थे इनके, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन भाई साहब का छोटा बेटा था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक। हमने देखा था कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? मैंने क्या बोला सेंटेंस? प्रभाकर वर्धन की पुत्री। अब तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? यहाँ पे आप लोग लिख चुके हो कि भाई राजश्री किसकी पुत्री है, राजश्री किसकी पुत्री है? प्रभाकर वर्धन की पुत्री है। लिख चुके ना? तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट ऐसे बनते हैं कि राजश्री का विवाह किससे हुआ था बेटा? राजश्री का विवाह हमने देखा था जो मौखरी वंश के शासक थे, मौखरी वंश के
और वंश के शासक थे बेटा ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा से इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। और याद रखना ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी पूछा गया है, तो मालवा का एक शासक था देवगुप्त। मालवा का, मालवा के शासक देवगुप्त ने, देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, हत्या कर दी। और याद रखना किसको, राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री को क्या किया बेटा, बंदी बना लिया था। राजश्री को बंदी बना लिया। अरे जब राजश्री को भाई साहब बंदी बना लेंगे तो हर्ष की बहन है, हर्षवर्धन को गुस्सा आएगी, तो हर्ष क्या करेगा, हर्ष अपनी बहन को ढूंढने के लिए क्या करेगा, मालवा की रुख करेगा। हर्ष क्या करेगा, हर्ष अपनी बहन को ढूंढेगा, हर्ष अपनी बहन को खोजेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हर्ष जब अपनी बहन को खोजने के लिए विंध्याचल की ओर गया था या मालवा की ओर गया था, तो उसका कौन से बौद्ध भिक्षु से मिलान हुआ था। यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात होती थी ना। तो हर्ष जब अपनी अपनी खोज में गया था, किसकी, बहन की खोज में, बहन की खोज के लिए गया था, तो उसकी कहाँ, किस ओर, मालवा की ओर, या ऐसा भी कर सकते हो, विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया, कन्नौज से विंध्याचल की ओर, विंध्याचल से कन्नौज की ओर प्रस्थान करते हैं। तो याद रखना क्या हुआ, हर्ष की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है। हर्ष की मुलाकात दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से होती है। ये नाम आपसे पूछा गया, याद रखना। दिवाकर मित्र नाम याद रखना, पूछा गया बेटा आपसे, ठीक है ना। ठीक, हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने मालवा पर आक्रमण किया और देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या कर दी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। हर्षवर्धन वो व्यक्ति है जिसने अपनी राजधानी, हर्षवर्धन वह व्यक्ति जिसने पुष्पवती वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेके आया था। पूछ सकता है आपसे, थानेश्वर से कन्नौज राजधानी कौन लेके आया था, तो ना हर्षवर्धन। कौन, हर्षवर्धन। थानेश्वर से कन्नौज कैपिटल ट्रांसफर की थी, राजधानी का स्थानांतरण किया था, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन किया था भाई साहब ने। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, आपको पता है हर्षवर्धन के समय की प्रसिद्ध घटना क्या है। हाँ, एक बात और, जब हर्ष ने मालवा की ओर विस्तार किया तो हर्ष की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और भाई साहब क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ विस्तार करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आप इंडिया का मैप देखो, हर्ष जब भाई साहब मालवा की तरफ कूच करते हैं, देवगुप्त को मार देते हैं, तो दक्षिण की ओर विस्तार करना चाहते, नर्मदा नदी के पार करना चाहते थे। तो यहाँ पे तभी चालुक्य वंशीय शासक थे एक, यहाँ पे चालुक्य वंशीय शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका था। उन्होंने क्या, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। तो यहाँ पर रेवा का युद्ध आपसे पूछा गया है, नर्मदा या रेवा का युद्ध, रेवा का युद्ध या नर्मदा का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था। याद रखना, नर्मदा और रेवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, पुष्यभूति वंश के शासक थे वर्सेस एक चालुक्य वंशी शासक थे। पुष्यभूति वंश का शासक कौन था बेटा, हर्ष था। कौन था, हर्ष था। और चालुक्य वंशी शासक कौन था बेटा आपका, पुलिकेशिन द्वितीय। पुलिकेशिन द्वितीय। इसमें विजय किसकी होती है, पुलिकेशिन द्वितीय की विजय होती है, हर्ष की हार हो जाती है। अच्छा, इस सब की घटनाक्रम की जानकारी कहां से मिलती है, तो इस सब घटनाक्रम की जानकारी एक प्रशस्ति से मिलती है, एहोल प्रशस्ति से, एहोल प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसकी, रेवा के युद्ध की, रेवा का युद्ध मतलब नर्मदा के युद्ध, नर्मदा का दूसरा नाम रेवा। अच्छा, एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो याद रखना बेटा एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है,
क्या बता सकते हो? आपके रवि कीर्ति जी, जो कि पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। तो याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसे ऐसा ही बन सकता है, रेवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पुष्यभूति वंश और आपके चालुक्य वंश के बीच में। शासक का नाम पूछे तो आपको क्या करना? हर्ष का नाम याद रखना और पुलिकेशिन द्वितीय का नाम याद रखना। अगर आपसे पूछे कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एहोल अभिलेख से मिलती है, एहोल प्रशस्ति से मिलती है। एहोल अभिलेख या एहोल प्रशस्ति रचयिता कौन है? तो रवि कीर्ति जी हैं। रवि कीर्ति जी कौन थे? पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। कौन थे बेटा? चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक, चलो। यहाँ पे हर्ष के टाइम पर, हर्ष के दरबार, अब जब दरबार की बात आ रही तो हर्ष के दरबारी एक हैं जो कि बहुत फेमस है आपके। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे बेटा? हर्ष के दरबारी में बाणभट्ट। यहाँ पे आपके बाणभट्ट जो व्यक्ति थे, हर्ष के दरबारी थे, ठीक ना? बाणभट्ट कवि थे, हर्ष के दरबारी थे। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों बाणभट्ट? बाणभट्ट अपनी रचनाओं के साथ तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ बाणभट्ट को आपको पता है क्या साहित्य वनांचल का केसरी कहा जाता है? क्या बाणभट्ट को टाइटल किया जाता है? साहित्य वनांचल का केसरी कहा जाता है। आज से पूछ सकता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे। पूछो बेटा, बोलो, जहां बैठो वही बोलो कि बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे। इनको क्या साहित्य वनांचल का केसरी कहा जाता है? आपको पता है इनके नाम से ही शहडोल में क्या वाण सागर नामक परियोजना चलाई जा रही है। वाण सागर परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है? वाण सागर परियोजना संचालित है, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, एक और फैक्ट आपके लिए हर्ष के टाइम पे, कि हर्ष के टाइम पे एक विदेशी यात्री, चीनी यात्री आया था। कौन आया था बेटा? ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग भारत आया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि भारत में हर संवत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो खजुराहो के शिलालेखों पर। खजुराहो से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मूर्ति पर, क्या खजुराहो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जहां पर हर संवत का उल्लेख है। हर संवत का उल्लेख है, ठीक है ना? 218 तिथि उत्कीर्ण हर संवत, इसको आपको याद रखना है। पूछ सकता है हर संवत का उल्लेख कहाँ पे है? खजुराहो से प्राप्त मूर्ति पर। पूछेगा आपसे कि बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्ष का दरबारी था। साहित्य के वनांचल केसरी किसको कहते हैं? बाणभट्ट को कहते हैं। वार सागर परियोजना कहाँ पे है? शहडोल में। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के टाइम पे आया था। रवि कीर्ति किसके दरबारी है? पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी है। किसके दरबारी बेटा? पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी है। तो ऐसे आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, ऐसे ही आप में पूछता है, ऐसे ही आप। अच्छा, आपसे पूछता है कि बाणभट्ट की रचना क्या है? क्या आपको बाणभट्ट की रचना पता है? क्या करना? हर्षचरित। क्या रचनाओं की बात कर रही? बाणभट्ट की रचनाओं की बात करें तो एक तो लिखना हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। दूसरी आपकी कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, यार है ना? बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी। तो इस प्रकार से हमने वर्धन वंश देखा, पुष्यभूति वंश देखा। अब देखते हैं हम छोटा सा एक चालुक्य वंश, जो कि आपके एमपी के रिगार्डिंग से महत्वपूर्ण भी है और इंपोर्टेंट भी है। चालुक्य वंश, क्या? चालुक्य वंश, ठीक है ना? चालुक्य वंश की बात करते हैं। चालुक्य के संस्थापक, सबसे पहले पूछे आपको संस्थापक। संस्थापक आपको कह रहा है जय सिंह महोदय। क्या रखना है संस्थापक में? जय सिंह महोदय आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक, ठीक। पुलिकेशिन द्वितीय का शासन कहा था? पुलिकेशिन द्वितीय भी चालुक्य शासक है, एक प्रमुख प्रतापी। पुलिकेशिन द्वितीय प्रतापी चालुक्य शासक है। इनका संबंध दक्षिणी एमपी से था। संबंध राज्य क्षेत्र दक्षिणी एमपी तक, मध्य प्रदेश तक विस्तारित था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? फिर आपको क्या याद रखना? पुलिकेशिन वर्सेस हर्ष याद कर लेना आपको। जो कहानी मैंने आपको पढ़ते हैं, पुलिकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्ष, एक कहानी आपको याद कर लेनी है, एक कहानी आपको याद रख लेना, ठीक है ना? तो याद रखना एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर, जब इस युद्ध में हर्ष को हराया था रेवा के युद्ध में, तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको याद रखना
पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर रेवा के युद्ध में उपाधि दी परमेश्वर की। परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछ सकता है कि पुलिकेशिन द्वितीय की उपाधि कौन सी? परमेश्वर। कब धारण की थी? रेवा के युद्ध में। इसको हराने पर, हर्ष को हराने पर, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट वंश पर। किस पर? राष्ट्रकूट वंश पर, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण अपने आप में। राष्ट्रकूट को आपको बता दो, राष्ट्रकूट की दो शाखाएं आपको एमपी में मिलेंगी। राष्ट्रकूट की दो शाखाएं आपको एमपी में मिलेंगी, इस बात को आपको याद रखना है। एक तो अमरावती बैतूल शाखा, दूसरी आपको मान्यखित शाखा। क्या? अमरावती बैतूल शाखा और दूसरी आपको मान्यखित शाखा। यदि बात करें राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन है, तो संस्थापक को दंती दुर्ग नाम याद रखना है। दंती दुर्ग संस्थापक है। इनकी दो ब्रांचेस आपको एमपी में मिलेंगी देखने के लिए, टोटल दो ब्रांचेस। और जो एमपी के हिसाब से वही हम लोग देखेंगे। एक तो अमरावती बैतूल शाखा इस क्षेत्र में, अमरावती बैतूल इस क्षेत्र में, ठीक है ना। और दूसरी आपको मानखित शाखा। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, अमरावती बैतूल शाखा और दूसरी आपको मिलेगी बेटा मानखित शाखा, ठीक है ना। अमरावती बैतूल शाखा की बात करें तो याद रखना इसकी राजधानी अचलपुर महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ पे? अचलपुर महाराष्ट्र में आपको इसकी राजधानी मिलेगी। अचलपुर महाराष्ट्र में इसकी राजधानी मिलेगी आपको, इस बात को याद रखना। यदि इसकी विस्तार की बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, अमरावती जिले। क्या? बैतूल, छिंदवाड़ा, अमरावती जैसे जिले इसके विस्तारित क्षेत्र हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे याद रखना, प्रमुख शासक। यदि बात करूं मैं आपसे कि इस वंश के प्रमुख शासक कौन से, इस शाखा के, अमरावती बैतूल शाखा के प्रमुख शासकों की बात करूं तो दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिक राज और नंदराज। क्या? दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिक राज और नंदराज इस वंश के प्रमुख शासक थे, ठीक है ना। और याद रखना, आपसे एक ताम्रलेख मिला है, एक इसी वंश में एक ताम्रलेख मिला है आपको। तीवरखेड़ा ताम्रलेख, एक तीवरखेड़ा से मिला है, एक को मुल्ताई से मिला है। दोनों कहाँ पे बेटा? बैतूल जिले में। एक तीवरखेड़ा और एक मुल्ताई ताम्रलेख, दोनों कहाँ पे बेटा? बैतूल जिले में आपके अवस्थित हैं। यहाँ से ताम्रलेख मिले, पूछ सकता है किस शासक के हैं, तो यार ना नंदराज के हैं। नंदराज के आपके दोनों क्या हैं? ताम्रलेख हैं, ताम्रलेख हैं, ठीक है ना। यार कभी कभी इसको नटराज भी लोग लिख देते हैं। क्या? नटराज, जो कि आपको गलत है, क्योंकि कई पीडीएफ में मिलता है, पीपीटी में तो टाइपिंग मिस्टेक होता है। इसका सही नाम नंदराज ही है, नटराज नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नंदराज आपको याद रखना है, कि आपको नंदराज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो दूसरी जो शाखा है आपकी मानखित शाखा, उसके बारे में हम लोग देखें कुछ पॉइंट आपके लिए। मानखित शाखा, तो मानखित शाखा में आपको लिखना है स्पष्ट जो महत्वपूर्ण है, प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो मानखित शाखा के प्रमुख शासक दंती दुर्ग, प्रथम, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, ध्रुव कृष्ण तृतीय, ध्रुव कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय व अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ठीक है ना। अमोघ वर्ष, इसको आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना आपको, जो दंती दुर्ग था
दंती दुर्ग ने मालवा पर आक्रमण करने के उपरांत उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान का आयोजन कराकर विजय की घोषणा की थी। आपसे पूछा गया है कि उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान किसने कराया था, तो दंती दुर्ग ने कराया था। तो लिखना ऐसे डालो, हिरण्यगर्भ दान, पॉइंट डालो इसमें, हिरण्यगर्भ दान किसने कराया था, मालवा विजय की घोषणा पर उज्जैन में दंती दुर्ग ने कराया था, दंती दुर्ग ने कराया था। दंती दुर्ग ने कराया था, इसको आपको याद रखना, ठीक ना। ठीक है, और सबसे एक और पॉइंट लिख लेना आपको, क्या, नीलकंठ अभिलेख। नीलकंठ अभिलेख किससे संबंधित है, नीलकंठ अभिलेख जो कि छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम माना जाता है, नीलकंठ। याद रखना किसका, छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम। तो कहां से मिलता है, वो छिंदवाड़ा से मिलता है। कृष्ण तृतीय से संबंधित है, किससे, कृष्ण तृतीय से संबंधित है, कृष्ण तृतीय से संबंधित है, याद रखना। नीलकंठ अभिलेख किससे संबंधित है, कृष्ण तृतीय से संबंधित है। और कहां से मिलता है आपका, छिंदवाड़ा से मिलता है। छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम पूछेगा तो याद रखना क्या, नीलकंठ, ठीक ना। साथ ही याद रखना कि जो इंद्र तृतीय हैं, इस वंश के शासक इंद्र तृतीय हैं, इंद्र तृतीय, इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह हुआ था जो कलचुरी वंश की राजकन्या है उनसे। कलचुरी वंश की राजकन्या वेंजवा से विवाह हुआ था, वेंजवा से हुआ। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट हमने प्रमुख प्रमुख पॉइंट देख लिए, चालुक्य प्रमुख पॉइंट देख लिए, वर्धन वंश के प्रमुख पॉइंट देख लिए, मैत्रक वंश के देख लिए, मौखी वंश के देख लिए, शैल वंश के देख लिए। यहाँ पे जो आपके मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर काल था उनको हमने देख लिया। अब जो मध्य प्रदेश में अंतिम बचा हुआ राजपूत काल, प्राचीन भारत में मध्य प्रदेश में अंतिम बचा हुआ राजपूत काल, राजपूत काल को भी हम लोग देखेंगे। राजपूत काल में आप देखोगे, राजपूत काल को आपको माउंट आबू की कहानी फेमस है, क्या, माउंट आबू की भी कहानी फेमस है कि माउंट आबू के शिखर पर गुरु वशिष्ठ द्वारा यज्ञ किया गया था, उनके अग्निकुंड से 4 राजपूत निकले थे, उनमें से गुजर प्रतिहार हो गए आपके जो फेमस है, उनको एमपी में देखेंगे हम लोग। और कलचुरी वंश को देख लेंगे, चंदेल और शासक को खजुराहो मंदिरों को देख लेंगे, मालवा के परमार राजा भोज को देख लेंगे, और कक्षवाह वंश को देख लेंगे, ठीक है ना। कक्षवाह वंश को देख लेंगे एक क्लास में। और इसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे इस पे मध्यकालीन भारत पर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सीधा मध्यकालीन भारत पर आ जाएंगे, ठीक है ना। मुझे पता है कि इसमें आपको समय लग रहा है, आपको नोट्स बना के लिखवा रहा हूँ, बट मुझे पता है यदि आप नोट्स बना के लिख रहे होंगे ना तो आपका रिवाइज भी हो रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, आपका रिवाइज भी हो रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, और आपकी क्लास की संख्या बढ़ जाएगी। तो एक क्लास तो आपको डेली 6 बजे मिलेगी सुबह से, लेकिन उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास किसी भी समय अपलोड हो सकती है। तो आपको प्ले लिस्ट चेक कर लेना है, ज्यादा हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे क्लास अपडेट होती है आपके पास मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप को पिन कर लो, जिससे टेलीग्राम पर यदि क्लास की लिंक शेयर की जाती है तो आपको वहां से लिंक मिल जाया करेगी, वहां से आपको लिंक मिल जाया करेगी, ठीक है ना। चलो ये हुई ना। देखो अभी एक बच्चे ने भेजा है, नाम तो नहीं पता मुझे, आई डोंट हैव एनी बुक, बुक नीचे ही चल जाएगा नोट्स बहुत उसके। देखो यहाँ पे अभी क्लास देगा तो समझ में आ जाएगा। उसके टेलीग्राम पे हार्ट और जूती बनी हुई है, मतलब कोई कन्याकुमारी है, नाम पता नहीं है। क्लास नंबर 5, 6, 7, 8 के नोट्स भेजे हैं। ऐसे ही आपको भी नोट्स भेजना है। इन नोट्स से क्या होता है, एक बार तो मैं चेक भी कर लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। और दूसरा, ये भी भाई से इंग्लिश मीडियम से हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम से आपके, ये भी आपके इंग्लिश मीडियम से हैं, प्रॉपर इंग्लिश में नोट्स लिखे हुए इन लोगों ने, ठीक है, ठीक है ना। मोस्टली आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ पूरा। मुझे इस बात का अच्छा लगा, आप इंग्लिश में कवर कर पा रहे हो इस चीज को, ठीक है ना। चलो एक डाउट जस्ट आया अभी वैष्णव देव गौतम का कि सर 60 दिन में सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंटेंट बनाया है, मुझे पता है। ये नोट्स यदि नहीं भी होगा ना तो आपको नोट्स हाथ से बने दे दूंगा, मैं पीपीटी नहीं दूंगा, हाथ से बने नोट्स दूंगा, लिख लो बेटा इसको। मुझे पता है मैं कर लूंगा, है कि नहीं। करंट अफेयर्स की मुझे वीकली पटकना है, जिसकी पीपीटी से पढ़ाऊंगा मैं, करंट अफेयर्स तो पीपीटी से पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की टेंशन है नहीं है,
रहा इसका अदर सब्जेक्ट का, तो आपका हो जाएगा। क्यों? आप दोगे ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक दिन में आपको 2-2 3-3 क्लास मिल जाएंगी। बड़ी क्लास नहीं दूंगा। हाँ, जो अदर जैसे एमपी का भूगोल हुआ, एमपी का जनजाति हुआ, दिमन हुआ, तो इनका मैं बड़ी बड़ी मैराथन क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, है कि नहीं? हो जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। भरोसा मुझ पर रखो, मेहनत आप करो। भरोसा मुझ पर रखो, मेहनत आप करते चलो, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो या ना करो, नोट्स जरूर शेयर कर देना।